Good morning, students. In previous video, we have completed chapter number 2 of 11th computers, that was Python fundamentals. And in that chapter, we have studied some of the important fundamentals of Python language, which is necessary to learn before writing the basic program of Python. So continuing with that chapter, there are some important fundamental given in chapter number 3 also, which are important for us to know. And chapter from today we will start chapter number 3. We have divided it into 3 sections. So let's start. Chapter number 3 is data handling. In this chapter we will learn about Python capabilities of handling a specific type of data, such as memory space is allocated to hold certain type of data and the range of values supported by them. Student, data handling क्या होता है, इस चैप्टर का पहले मतलब समझिए. सपोज जैसे हमारा पाइथन है, हमारा पाइथन डेटा को जो भी हम प्रोग्राम में डेटा इंपुट करवाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ लिटरल्स, ठीक है, उन लिटरल्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हमको प्रोवाइड करता है. सपोज नंबर, अगर हम नंबर लिखना चाहते हैं डेटा में, ठीक है, तो अलग टाइप का डेटा यूज़ करेंगे, अलग टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे. अगर हम कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं अलग टाइप का डेटा यूज़ करेंगे. अगर हम स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो अलग टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है. तो डेटा हैंडलिंग में बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा पाइथन है वो अलग अलग डेटा टाइप को किस हिसाब से मेमोरी में एलोकेट करता है, किस हिसाब से अलग अलग डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब मेमोरी देता है, ठीक है, कैसे कैसे उनके लिए ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी, और उसकी रेंज क्या होती है. जैसे हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. फ्लोट डेटा टाइप है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. वो कौन हैंडल करता है, हमारा पाइथन. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पाइथन अलग अलग डेटा टाइप को कैसे हैंडल करता है, ठीक है. ये आपका जो चार्ट है इसमें आपको बताया गया है कोर डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन. जो बेसिक कोर डेटा टाइप्स है पाइथन के वो आपको बताए गए हैं. नंबर 1 इज नंबर डेटा टाइप. नंबर डेटा टाइप इंक्लूड integers, float and complex. Number 2 is boolean. Number 3 is set. Number 4 is dictionary, and number 5 is sequence. It is further divided into 3 categories there, that is string, list and tuple. Now we will discuss it one by one. So number 1 is numeric data type. Numeric data type is further divided into 3 categories. Number 1 is integers, floating point number and complex number. Numeric data type. Numeric data type are used to store numeric value in Python. देखिए बच्चों, न्यूमेरिक डेटा टाइप का क्या काम होता है. जो भी हम नंबर स्टोर, नंबर डेटा, जो डेटा हमारे नंबर की फॉर्म में होता है, जब हम उसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ओके. और जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, क्योंकि हमारे नंबर्स होते हैं या तो वो इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है. इंटीजर में बेसिकली सारे ही नंबर आ गए जो आप बेसिकली यूज़ करते हैं. और फिर बचते क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म के नंबर, ठीक है. तो फ्रैक्शनल फॉर्म के भी नंबर आपके पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक. और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल और इमेजनरी में होते हैं. ये भी, इसको भी सपोर्ट करने के लिए पाइथन ने अलग से डेटा टाइप रखा हुआ है अपने अंदर. सो नंबर 1 इज इंटीजर. दे कंसिस्ट ऑफ इंटीजर एंड बूलियन नंबर. लेंथ ऑफ इंटीजर इन पाइथन इज अनलिमिटेड, ओनली डिपेंड ऑन मेमोरी अवेलेबल. Integer are signed value. Boolean are subtype. Plain integer, it represent true value, true and false. Truth value, true and false. Student, इसमें कह रहे हैं जो हमारे इंटीजर डेटा टाइप है ये 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. एक तो इंटीजर्स होते हैं जो कि साइंड इंटीजर होते हैं, जैसे +1, -1, +2, -2, और अगर कोई साइन नहीं लगा तो प्लस कंसिडर किया जाता है, ठीक है. ऐसे इंटीजर जो कि साइंड होते हैं. नंबर 1 कैटेगरी वो होती है इंटीजर की सब कैटेगरी. और नंबर 2 होती है बुलियन. बुलियन में क्या होता है, ट्रुथ वैल्यू बताई जाती है कि ये चीज़ सही है या गलत. तो उसके लिए 0 और 1 यूज़ किया जाता है. 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को, गलत है, एंड 1 इंडिकेट करता है ट्रू को, कि ये सही है. लेकिन बच्चों बुलियन को हमने इंटीजर के अंडर क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ना तो बुलियन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना तो 0 और 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ना ही फ्रैक्शनल नंबर है. तो हम फ्लोटिंग पॉइंट में भी नहीं रख सकते थे इसको, और ना ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रख सकते थे. इसलिए हमने इंटीजर की सब हेडिंग में ही बुलियन को रखा हुआ है, ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. डेटा टाइप 2 ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए जो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे नंबर होते हैं, ठीक है. फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे नंबर होते हैं या फिर डेसिमल फॉर्म में हमारे नंबर होते हैं, वो हम फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर में रखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में रखते हैं. और इनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी हम प्रिंसिपल, SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, इसका जो आंसर आता है मोस्टली केसेस में फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एंड रियल numbers.
दे कैन बी रिटन इन बोथ एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन फॉर्म। स्टूडेंट जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था, इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे -1.22, ठीक, +1.22, -7 +7, सॉरी -7.66 +7.00, मतलब डेसिमल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए। नंबर 1 हम फ्लोटिंग पॉइंट को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम डेसिमल नंबर कॉमनली देखते हैं। और दूसरा होता है एक्सपोनेंट टाइप में लिखना, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना कोई भी नंबर, उसका डेसिमल हटा के उसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इंटू 10 की पावर, जितना भी प्लेस बाद डेसिमल हमने शिफ्ट किया उतने ही हम पावर 10 की पावर में नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म को जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मैंटिसा और एक्सपोनेंट दो पार्ट बन जाते हैं, जिसमें ई से पहले मैंटिसा यानी कि इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर लिखते हैं, और जो एक्सपोनेंट ई के बाद एक्सपोनेंट पार्ट जो कि 10 की पावर में जो नंबर लगा हुआ है वो लिखते हैं, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक एडवांटेज ये है कि जो इसकी जो जो ये डेटा टाइप जो हमें लेंथ प्रोवाइड करता है वो अनलिमिटेड है। मतलब जो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो इतनी ही डिजिट्स का होना चाहिए, वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि आपकी मेमोरी, जो आपकी कंप्यूटर, जो आपके सिस्टम की मेमोरी है वो कैपेबल होनी चाहिए उसे होल्ड करने के लिए, ओके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो इंटीजर डेटा टाइप से ज़्यादा होता है। मतलब इसका जो कैलकुलेशन में टाइम है वो ज़्यादा लगता है इंटीजर से, तो हमारे प्रोग्राम की स्पीड स्लो हो जाती है। नाउ थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक में हमने 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। ये भी हमारा पाइथन इससे भी सपोर्ट करता है। ऐसे नंबर जो कि रियल और इमेजनरी पार्ट में लिखे जाते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 4j। यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को शो कर रहा है और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट को शो कर रहा है। जो हमारा वेरिएबल j के साथ लगा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है, और जो बिना j के होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z पता है और हम उसका रियल पार्ट क्या है वो पता करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ हमें ये पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नेम z है और हमें उसका रियल पार्ट पता करना है, तो हम उसका नाम दैट इज z, उसके बाद पैरेंथेसिस में रियल पार्ट लिखेंगे, रियल। जब हम रियल लिखेंगे z रियल तो एंटर करेंगे पाइथन पे, वैसे जो हमारा आउटपुट आएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था। फिर अगर हमें इमेजनरी पार्ट जानना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दैट इज z और पैरेंथेसिस में इमेजनरी, मतलब IMAG, बस इतना ही लिखेंगे और हमारा जो इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो निकल आएगा। इट इज स्टोर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म बाय पाइथन। जो हमारा पाइथन स्टोर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में करता है। अगर ये 3 है तो इसे 3.0 करके स्टोर करेगा, 4 को 4.0 करके, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में नहीं करता है। सेकेंड डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। मतलब आपको मैंने बताया था कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनको हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है, जानती है कि हाँ ये कैरेक्टर्स हमारी ही लैंग्वेज के हैं। तो अगर हम कई कैरेक्टर्स का सीक्वेंस लिखते जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स पाइथन लैंग्वेज को नोन है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। बस शर्त ये है कि जो आप स्ट्रिंग लिखेंगे वो आपका या तो सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर होना चाहिए। स्ट्रिंग में आप कोई भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि हैश, स्टार, बैकस्लैश। आप इसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं 1 2 3। आप इसमें अल्फ़ाबेट तो लिख ही सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स नोन है पाइथन लैंग्वेज में वो सब आप स्ट्रिंग के सीक्वेंस में स्ट्रिंग लिखते समय यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड जो हमारे एग्जाम्पल हैं स्ट्रिंग के वो हैं ABCD। ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, फिर 1 2 3 4 ये सब कोटेशन मार्क के अंदर है। अभी ये 1 2 3 4 जो हमने लिखा है ये नंबर की तरह ना ट्रीट होगा, एक स्ट्रिंग एक नाम की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। भले नंबर लिखा है लेकिन डबल कोटेशन में लग गया है तो वो अब स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, वो नंबर नहीं रहा, ठीक। ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी इंडिविजुअली असेस्ड यूजिंग इंडेक्स। जो हमारा, जैसे हमने पाइथन कोई स्ट्रिंग लिखा जिसका नाम है पाइथन, ठीक, हमने स्ट्रिंग लिखा जिसका नाम है पाइथन, ठीक। तो अगर हम इसका हर एलिमेंट एक्सेस करना चाहें, एक्सेस का मतलब होता है कि देखना चाहें कि हमारा कौन सा एलिमेंट कहाँ है,
तो हम इंडेक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। इसे सीक्वेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेमोरी में सीक्वेंस में ही जाके स्टोर होता है। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया नेम और उसमें स्टोर करवा दिया पाइथन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्या स्टोर करवा दिया पाइथन, ठीक। अब पाइथन जो मेमोरी में जाके स्टोर होगा वो सीक्वेंस में ही होगा, ठीक। अब हमारा स्ट्रिंग जो है दो टाइप की इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। जैसे हमारा पाइथन स्टोर है, ये अभी ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये आपका पाइथन स्टोर है। इसमें क्या है, जो आपका पहला वाला है ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है और ये जो इधर से निगेटिव वाला है ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है, जैसे अगर ये सपोज कर लीजिए इसका नाम इस स्ट्रिंग का नाम n है, तो जब हम n और इसकी इंडेक्स 0 डालेंगे, ठीक है, तो हमको क्या रिटर्न होगा, हमको रिटर्न होगा p उस जगह पे जो हमारा वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बैकवर्ड उससे देखना चाहते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग से, तो फिर से नेम डालेंगे स्ट्रिंग का जो कि n है, ठीक। और फिर जैसे हमको -3 वाले प्लेस का पता करना है, एंटर करेंगे, इसका आंसर हमको क्या रिटर्न होगा, h जो कि -3 पे दे रखा है, ओके। ना हमारा थर्ड टाइप है लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट एंड टपल भी सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर हैं। इसमें भी क्या होता है, डेटा सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर होता है, बस स्ट्रिंग से इतना सा डिफरेंस है कि इसमें कोटेशन मार्क्स के अंडर ना स्टोर होकर ये एक ब्रैकेट में, एक टाइप के ब्रैकेट में स्टोर होता है और इसकी जो हर एलिमेंट है वो एक दूसरे से बाय अ कॉमा सेपरेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट इन पाइथन l इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 20 कॉमा जैसा कॉमा 35.75 30 और फिर एक लिस्ट है। देखिए जो आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें आपका पहला जो इंडेक्स है लिस्ट का, इसमें पहला जो नंबर है ये एक इंटीजर है, सेकंड वाला है जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है ये आपका स्ट्रिंग है, तीसरा वाला है फ्रैक्शनल फॉर्म और चौथा वाला आपका खुद में एक लिस्ट है, ठीक है। तो आपने जो लिस्ट बनाई है इसमें आपने अलग अलग एलिमेंट इंसर्ट करवाए हैं। अब ये अलग अलग एलिमेंट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि एक ही टाइप के डेटा टाइप होने चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है 20, तो 20 कौन सा डेटा टाइप हो गया, इंटीजर डेटा टाइप। फिर जैसा में डबल कोटेशन मार्क लगे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब थर्ड है 35.75, ये क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो लिस्ट में आप कितने भी अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर एक साथ, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप एक साथ उनकी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे इंटीजर के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, इंटीजर में आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में आप इंटीजर नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग में आप इंटीजर नहीं लिख सकते और इंट में आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। लेकिन लिस्ट में आप सारे अलग जितने भी आपके पास डेटा टाइप है वो सब विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आने चाहिए, नंबर 1 इज ऑर्डर्ड, मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द डेटा इंसर्शन। आपका जो लिस्ट में जब डेटा आप इनपुट करते हैं तो ऑर्डर में जाता है। पहले लिस्ट 0 इंडेक्स नंबर पे जाएगा, ठीक है, पहले इंडेक्स का जो नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। फिर जो दूसरा एलिमेंट इनपुट करवाएंगे 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। याद रखिए इंडेक्सिंग स्टार्टिंग 0 से ही होती है, ठीक है, चेंजेबल। अब देखो जो लिस्ट होती है इसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि जो हमारी लिस्ट L है इसका हम सपोज ये है हमारा लिस्ट, ये हमारी लिस्ट का ये वाला एलिमेंट है L2, हम चाह रहे हैं L2 को हम चेंज कर दें, तो L बस ये कमांड देनी है हमको, L2 35.7 की जगह हम 24 करना चाह रहे हैं, कर दें और फिर एंटर कर दें। तो नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट आएगी प्रिंट होके उसमें ये वाला ना होके इसकी जगह 24 लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी लिस्ट है म्यूटेबल है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मैंने बता दिया आपको, अलग अलग टाइप की डेटा स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप की डेटा टाइप स्टोर करवाता है, इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। फोर्थ है कंटेंट डुप्लीकेट, मतलब आप इसमें डुप्लीकेट भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एक बार 20 एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया तो ऐसा नहीं आप दोबारा 20 नहीं लिख सकते, दोबारा भी कॉमा के बाद 20 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का डुप्लीकेट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ये म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा है, आप इसके एलिमेंट जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है टपल्स। टपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये भी लिस्ट मोस्ट ज़्यादातर इसके फीचर लिस्ट डेटा टाइप की तरह होते हैं, बस इसमें 2 चीज़ का फ़र्क होता है। पहला तो ये है कि टपल्स जो हैं करली ब्रैकेट के अंडर लिखे जाते हैं, दे आर ऑल्सो अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बट दे आर रिटन अंडर द करली ब्रैकेट्स एंड द इंडेक्स इज सेम। जैसे इंडेक्स लिस्ट में होती है 0 से स्टार्ट होकर, सेम यहाँ पे होती है, क्योंकि ये सब देखिए स्ट्रिंग लिस्ट और टपल ये सब क्या है सीक्वेंस के डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है सीक्वेंस में ही चलती है कहानी।
ठीक, इंडेक्स होती है और किसी डेटा टाइप में नहीं होगी, लेकिन स्ट्रिंग और लिस्ट और टप्पल में होगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब उनकी कोई इंडेक्स होनी ही होनी है। ठीक, अब ऑर्डर्ड क्या है इसका, ये ऑर्डर्ड में होती है, मतलब पहला जब आप इंसर्ट कराओगे तो पहले ही जगह जाएगा वो। ठीक, अनचेंजेबल, अनम्यूटेबल। जैसे आप लिस्ट में क्या करते थे, मैंने आपको बताया, जैसे हम लिस्ट का सेकंड एलिमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हो जाता था, लेकिन इस केस में नहीं होगा, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इस टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। और टपल्स कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप, और टपल्स में भी लिस्ट की तरह अलग अलग टाइप के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज डिक्शनरी। ये डेटा टाइप हमारा जो है चैप्टर 3 में दे रखा है, और इसमें अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक, इसका बहुत डिटेल में इसके चैप्टर्स हैं, लेकिन आगे हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि ये भी एक टाइप ऑफ डेटा है, लेकिन इसे मैपिंग डेटा के कैटेगरी में रखा जाता है। मैपिंग इसलिए क्योंकि इसमें जो हम डेटा लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए कॉलन 10 कॉमा बी कॉलन 20 कॉमा सी कॉलन 30, ये जो आपका डेटा जो डिक्शनरी लिखी हुई है, इसमें जो पहला एलिमेंट है जो रेड से दिखा रहे हैं, ए बी एंड सी तीनों कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के बाद जो पहले एलिमेंट्स हैं वो आपके कहलाते हैं की, और जो कॉलन के बाद लिखे हुए हैं वो आपकी कहलाती हैं वैल्यूज। अगर आपको डिक्शनरी का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको कीवर्ड डालना होगा, आपको डेटा अपनी आप मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द डेटा टाइप्स दैट वर गिवन in chapter number 3. Now we will continue tomorrow. Thank you.